एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है, जिसे इतिहास बोला जाता है, हिस्ट्री। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आपको इतिहास जानने का बहुत शौक है तो उसके लिए भी बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहें लास्ट तक, अंत तक, और देखें कि हमारा भारत का इतिहास क्या रहा। ठीक है, चलिए, हमारी क्लास रहेगी इतिहास की। इतिहास, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। इतिहास आपने काफी सुना होगा कि कोई घटना घटित होती है या कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो या तो कुछ सेकंड पहले की हो या फिर कई सौ वर्षों पुरानी हो। ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां या ऐसे कुछ महान योद्धाओं की कहानी जो उनके द्वारा काम किए गए, वो सब इतिहास में उनका उल्लेख होता है, इतिहास में उनको लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि घटना कई सौ वर्ष पुरानी हो या कई साल पुरानी हो। घटना अगर एक सेकंड पुरानी भी है तो वो भी इतिहास बन जाती है। आपकी बीती हुई हर एक सेकंड, आपका बीता हुआ हर एक मिनट इतिहास बन रहा है। बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि बीता हुआ सेकंड, जो आपका जो बीता हुआ सेकंड है, वो सेकंड कितना मायने रखता है। उस सेकंड में क्या कार्य किया, क्या परिस्थितियां हुई, क्या घटनाएं घटित हुई। एक हमारा जैसा आपका और हमारा जीवन है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास के पन्नों में कुछ लिखा जाएगा। हो सकता है कि लिख जाए, कुछ ऐसा हम आगे आने वाले समय में कर दें कि इतिहास के पन्नों में लिख जाए। लेकिन कुछ महान जैसे उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, इनकी एक एक सेकंड जो होती है वो पता नहीं कि कब इतिहास में लिख जाए। ऐसे ही पुराने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, या फिर कुछ उद्योगपति थे पुराने, या फिर कुछ कलाकार थे। ऐसे बहुत से, अब जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इनका ये पुराना कल्चर जो चला आ रहा है कि वो पुराने समय में क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, क्या उनका काम था, वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उन सब के बारे में रोचक तथ्य जानना और उनको इकट्ठा समेट के रखना, वही इतिहास कहलाता है। इतिहास अगर आप इसको बार बार बोलोगे तो आप एक चीज जानोगे कि इतिहास बोलने पे हमें दो बार शब्दों का यूज करना पड़ता है, दो शब्दों का यूज करना पड़ता है। कैसे? जैसे इतिहास आप बोलोगे इति और हास, इतिहास, इति और हास। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये इतिहास लिखा हुआ है तो इति, आप इति पे थोड़ा सा विराम लोगे, इतिहास। इतिहास बोलोगे तो इति पे थोड़ा विराम लोगे और हास। इति का मतलब है इस प्रकार, इस प्रकार, या ऐसा ही, इस प्रकार या ऐसा ही। ठीक, इति का मतलब है इस प्रकार या ऐसा ही। हास मतलब हुआ होगा। ठीक, क्या हुआ होगा। इतिहास का मतलब है ऐसा ही या इसी प्रकार हुआ होगा, इसीलिए इसको इतिहास बोला जाता है। आपको समझ आया? एक सेकंड पुरानी घटना हो या कई हजार वर्ष पुरानी घटना हो, अगर वो घटना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है, कुछ महत्वपूर्ण उस घटना में, उस सेकंड में होता है, उस मिनट में होता है, उस घड़ी में होता है, तो वो इतिहास के पन्नों में लेख हो जाता है। लिखने वाला कौन होता है? वो हम तुम ही जैसे होते हैं, इतिहासकार होते हैं। इतिहासकार होते हैं जिन्हें लिखने का शौक होता है, जिनका काम लिखने का होता है। तो जाहिर सी बात है, जब लिखने का शौक होगा, लिखा जाएगा, तो पहले भी, सबसे पहले किसी ने लिखा होगा। इतिहास का जनक भी किसी को कहा गया होगा।
इतिहास का पिता भी किसी को कहा गया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। इतिहास का पिता कहा गया है हेरोडोटस को। किसको कहा गया है? हेरोडोटस। सवाल आता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनमें सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का जनक कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं, इतिहास का पिता हेरोडोटस। ठीक, इतिहास का पिता है हेरोडोटस। और अब मैं अपनी सही, जिसके लिए मैं अब आया हूं, जो मैं आपको कराना चाह रहा हूं, मैं सीधा अब डायरेक्ट उसी पॉइंट पर आता हूं कि आज हम भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। क्या? भारत का आधुनिक इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम यहां से शुरू करेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, चलिए, ये आपने लिख लिया, इतिहास के पिता हेरोडोटस। ठीक है, इसको नोट करते रहें कंटिन्यू। इसको मिटा देता हूं अभी, और अब कॉपी और पेन लेके बैठ जाए। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट करें, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको भी आप नोट करते चले कंटिन्यू। ठीक, हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा, मतलब जो सब्जेक्ट है, वो इतिहास है। और इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। क्या है? भारत का आधुनिक इतिहास। इसको भी थोड़ा मिटा के साइड कर लेता हूं। इतिहास, हिस्ट्री, और इसमें पढ़ेंगे हम भारत का आधुनिक इतिहास। देखो, इतिहास की घटनाएं बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, कई हजार वर्षों पुरानी है, लाखों वर्षों पुरानी है, लेकिन इनको पार्टों में बांट दिया गया है कि इतने सन से लेकर इतने तक ये इतिहास हो गया, इतने से इतने तक ये हो गया, और इतने से इतने तक ये हो गया। अगर हम अब बात करते हैं आप भारत के आधुनिक इतिहास की, तो देखिए, हमारे देश को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी विदेशी यूरोपीय कंपनियों का कब्जा रहा हमारे भारत देश पे। ठीक, उसके बाद जब कंपनी ठप होती चली गई, तो ब्रिटिश साम्राज्य या फिर ब्रिटिश महारानी, सीधा इंग्लैंड, ब्रिटिश, वहां का कब्जा भी हुआ। तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग रहेगा हमारा 1757 से लेकर 1857 तक, और उसके बाद 1857 से लेकर 1947 जो भारत देश आजाद हुआ तब तक के लिए। ये 2 पार्ट हमारे इसलिए बनाए हमने कि 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा रहा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ चुकी थी, सन 1600 में, लेकिन 1600 से लेकर सन 1757 तक इनका केवल स्ट्रगल चलता रहा। हर एक कदम ये आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो मेन फैक्टर आता है कि भारत में कब्जा, असली कब्जा अगर हम बात करते हैं कि कब हुआ, तो वो 1757 से शुरू हुआ। शुरुआत रही 1757 से, लेकिन जो सबसे मेन रहा वो रहा 1764 से। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ हमारा, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। किस किस के बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के, और बंगाल का नवाब था, कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से, मतलब अंग्रेज, मेरा कहने का मतलब है, अंग्रेज का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये एक बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर दिमाग का ये गवर्नर रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से।
तो मेरा इसमें जो जीत हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। जो इसमें विजय हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ था। यहाँ से ये पहली सीढ़ी है, मैं कह सकता हूँ फर्स्ट स्टेप रहा भारत की गुलामी का। तो भारत गुलाम हुआ, यही फर्स्ट स्टेप था। कौन सा था? फर्स्ट स्टेप। आप इसको कंटिन्यू नोट करते चले कॉपी में, ठीक है। 1757 से लेकर 1857 तक हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा। किसका रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही जबरदस्त भारत पर कब्जा रहा और इन्होंने बहुत धन लुटाया, बहुत धन इकट्ठा करा। लेकिन कंडीशन ऐसी चली आई कि 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1757 से लेकर 1773 तक, जब 1757 में भारत को पहला मतलब फर्स्ट स्टेप रहा गुलाम करने का, और 1773 तक जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस दौरान इनका अंग्रेजी जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए, इन्होंने इस कदर लूट करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी का इस लेवल पे आगे कि उन्होंने लोन की जरूरत पड़ी। किस चीज की जरूरत पड़ी? लोन की जरूरत पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया, कहां? ब्रिटिश में, जहां से आए थे, वहां लोन की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने, जो वहां आला अधिकारी थे, महारानी थी, वहां के पीएम थे, जो भी थे, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो अधिकारी कर्मचारी है वहां से पूरा भर भर के पैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली जा रही है। ऐसा क्यों? तो इन पे पाबंदियां लगाने के लिए, इनको रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए, कानून बनने शुरू हुए। तो 1857 आते बहुत से कानून बनाए गए, लेकिन यही एक ऐसा दौर रहा जो भारत को स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई। 1857 बहुत फेमस घटना है 1857 की। तो 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा। 1857 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ढीली हो गई, कुछ नहीं बचा। तो महारानी, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने सीधा अपने अंडर भारत को ले लिया। आक्रोश बढ़ रहा था इंडिया में, जगह जगह विरोध हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने पूरी कोशिश लगे हुए थे, यहाँ के राजनेता बहुत पूरी कोशिशों में लगे हुए थे कि हम देश को आजाद कराएं। इंग्लैंड की तरफ से ऑफर भी मिल रहे थे, लेकिन वो ऑफर ऐसे नहीं थे कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। कुछ थे जो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ मान रहे थे, कुछ थे नहीं मान रहे थे। तो फाइनली और ये हुआ कि उनको ठुकरा दिया गया। इंग्लैंड का कोई ऑफर भारत के किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से जाना पड़ा और सीधा भारत को कब्जे में किसने लिया? भारत की ब्रिटिश की महारानी ने। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ब्रिटिश क्राउन ने। अब भारत 1857 से लेकर 1957 तक ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। किसके अंडर आ गया? ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। और 1947 आते आते भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के जो राजनेता थे, इनकी मेहनत रंग लाई और 1947 में फाइनली देश हमारा आजाद हो गया। हमारा देश तो बहुत कई हजार साल पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन असली देश वो बनता है जिसका अपना कानून हो, जिसका अपना वजूद हो, जिसकी अपनी पहचान हो। तो हमें पहचान कब मिली? हमें पहचान मिली 1947 में, क्योंकि हमारा देश 1947 में सभी पाबंदियों से आजाद हो गया। ना किसी यहाँ राजा का कब्जा रहा, ना किसी विदेशी का कब्जा रहा है, ना विदेशी कंपनियों का कब्जा रहा। यहाँ कुछ नहीं रहा, केवल और केवल भारत का नाम हो गया, भारत का अपना वजूद हो गया। और 1947 से अपना यहाँ पे सब कुछ अपना होने लगा। तो एक देश वो होता है जिसका अपना कानून हो, जिसके अपने नियम हो, जिसका अपना नेता हो, जिसकी अपनी संसद हो, जिसका अपना सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब सब जो अपना हो, वही एक कंप्लीटली देश होता है। तो वो हमारा देश कब बना? कंप्लीट 1947 में बना। कब बना? 1947 में। जैसे मैं अगर अमेरिका की बात करता हूं, अमेरिका में पहले 13 कॉलोनियां थी, केवल 13 अलग अलग बस्तियां थी, या उनको कॉलोनी कह सकते हैं। उनको इकट्ठा करके उनको देश बनाया गया था। पहले भी अलग अलग, लेकिन उनको 13 कॉलोनियों की एक जगह करा और उसको एक नाम दे दिया गया अमेरिका, उसका वजूद बना। ठीक, अमेरिका का वजूद बना। तो वो कौन सा सन था?
वो सन था 1870, 1787, ठीक। 1870 में इटली आजाद हुआ था। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो 1787 में यूएसए बना। कब बना? 1787 में। और अगर हम इटली की बात करते हैं 1870 में इटली बना। और अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो 1871 में जर्मनी हमारा बना। ऐसे बहुत से देश हैं जो कंटिन्यू आने वाले समय में आते 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 अपने आजाद होते चले गए और बनते चले गए, क्योंकि सब ज्यादातर देशों पे इंग्लैंड का ही कब्जा रहा अंग्रेजों का। समय के साथ साथ सब परिस्थितियां बदलती चली गई और सब आजाद होते चले गए, जैसे कि आज हमारा देश है। अपना हमारा संविधान है, अपनी संसद है, अपने प्रधानमंत्री हैं, अपने राष्ट्रपति हैं, या किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो करते हैं हम अपने लिए करते हैं। हमारा अपना संविधान है, ठीक है, हमारे अपने कानून है। तो इस तरह, क्योंकि ये 1947 से पहले नहीं थे। 1947 से पहले थे ऐसे समझे कि अगर हम सांस ले रहे थे तो अंग्रेजी की देन थी। अंग्रेज हमसे कहते हैं कि आपको कितनी सांस लेनी है तो हम उतने ही लेते थे। लेकिन अब हम फुली फ्रीडम में है, हमारी मर्जी कि हम क्या करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम पॉइंट पे। 18वीं शताब्दी, 1757 मतलब 18वीं शताब्दी। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अठारहवीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी घटना घटी, जो 18वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी घटना घटित हुई, कौन से की? 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी की घटना। और कौन सी घटना? सबसे बड़ी घटना तो बहुत घटी 18वीं शताब्दी में, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना जो घटी थी वो घटी थी कि भारत गुलाम बना। गुलाम किसका बना? भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया, अंग्रेजों का गुलाम बना भारत। क्या हुआ? गुलाम बना अंग्रेजों का। कौन बना? भारत बना। 1757 की पहली हमारा प्लासी का युद्ध रहा, ये फर्स्ट स्टेप रहा हमारा गुलाम बनने का। और 1764 हेक्टर मुनरो, 1764 में ये हमारा बक्सर का युद्ध रहा, बक्सर युद्ध, ठीक है। और ये हमारा रहा प्लासी का युद्ध। प्लासी के बारे में मैंने लिख दिया, रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। 1764 में हेक्टर मुनरो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने वाले, बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान। और हमारे देश की तरफ से एक उस टाइम मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो मुगल बादशाह थे और अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, ठीक। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये तीन एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो ने एक तरफ लड़ रहा था। तो हेक्टर मुनरो का दिमाग था, उसकी अपनी चालाकी थी, और जीत किसकी हुई? हेक्टर मुनरो की हुई। हेक्टर मुनरो। इतिहासकार बताते हैं कि यही एक ऐसा समय था, यही एक ऐसी घटना थी जहां से असल में वास्तविक तौर पे भारत गुलाम बना। किसका? अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ 1764 से। इसके बाद कोई शक्ति ऐसी नहीं बची, कोई ऐसी पावर नहीं बची जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आके खड़े हो जाता। उससे पहले बहुत हाथ पैर फेंके गए, लेकिन जब ये तीन एक साथ होके लड़े और हेक्टर मुनरो एक अकेला था। भारत देश में काफी जनसंख्या थी, लेकिन वही अपना धर्म, जाति, भेदभाव पे सब अड़े हुए थे, कोई एक साथ नहीं था। लेकिन इन तीनों ने हिम्मत करी। वो तीन हिम्मत, वो कौन थे? चलो मैं उनका नाम लिख देता हूं। तो उसमें मुगल बादशाह, मैं इधर लिख देता हूं, मुगल बादशाह थे, बंगाल का नवाब था, ठीक। मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम था, शाह आलम सेकंड, ठीक है। और मीर कासिम था बंगाल का नवाब, मीर कासिम। और कौन थे? और थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला।
ये 3 एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ थे। विजय किसकी हुई? हेक्टर मुनरो की हुई। किसमें हुई? बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद असली कब्जा भारत में हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश का कब्जा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं, कंटिन्यू आप लिखते चलना। ठीक है, और जब कब्जा हो गया भारत पे उस टाइम मुगल साम्राज्य आया तो बहुत पुराना था। 1526 जब बाबर का युद्ध हुआ, बाबर ने इसकी नींव रखी मुगल साम्राज्य की 1526 में। उसके बाद से आते आते ये अपना 1764 1757 की प्लासी, 1700 बक्सर का युद्ध, यहाँ तक आते आते इसमें बहुत से महान राजा भी बने मुगल साम्राज्य में, लेकिन ये कंटिन्यू घटता चला जा रहा था। लेकिन असली अगर मैं ये कहूं कि मुगल साम्राज्य का जो खत्म होने की शुरुआत रही वो औरंगजेब से स्टार्ट हुई, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसके मृत्यु के बाद कोई महान शासक मुगल साम्राज्य ने नहीं दिया, बल्कि अय्यास, आवारा, छिचोरे पर शासक कंटिन्यू चलते चले आए। जो भी आया एक से एक बढ़ के वो एक से एक का बाप चला आया। बाप से मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो भी आया वो बहुत खराब उसने शासन किया, बस अपनी मस्ती में मस्त रहे। उन्होंने साम्राज्य का कुछ नहीं देखा और कंटिन्यू मुगल साम्राज्य का बेड़ा गर्क होता चला गया। एक कंडीशन ऐसी आई कि मुगल साम्राज्य को खुद ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लेने की जरूरत पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जब जो लोन देगा वो कुछ अपना भी भला चाहेगा, अपना भी कुछ अच्छा चाहेगा, तो लोन देने की कंडीशन आ गई। तो ऐसी सिचुएशन बनी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे चाहे उसे गद्दी पे बैठा दे, उसे राजा बना दे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी, स्टेप बाय स्टेप जगह जगह कब्जा कर रही थी। सबसे पहले जो कब्जा किया था बंगाल पे किया था। बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पे इन्होंने कब्जा करा। ठीक, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें मुगलों का पतन। किसका पतन? मुगलों का पतन। जो हमारा भारत का आधुनिक इतिहास शुरू होता है वो होता है मुगलों के पतन से। किसके पतन से? मुगलों के पतन। मुगलों का पतन, पतन मतलब खात्मा। मुगलों का पतन 1707 की घटना है। औरंगजेब शासक हैं। मुगलों का पतन जो शुरू हुआ वो औरंगजेब से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? औरंगजेब से शुरू हुआ। औरंगजेब से शुरू हुआ। ये भी एक अच्छे शासक रहे, लेकिन 1707 में इनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की नींव स्थिरता बिल्कुल हिल गई। मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पर आ गया, या मैं कहूं खत्म होना शुरू हो गया। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। इसके बाद शासक बहुत आए मुगल साम्राज्य में, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया कि जो मुकाबला कर सके। ठीक, इसकी एकता, मुगल साम्राज्य की एकता और स्थिरता हिल गई। कोई वजूद इसका नहीं बचा और ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हावी होते चले गए भारत पे। लेकिन अच्छी बात यह रही अभी भी कि जो इसका प्रशासन था, या इसकी जो सेना थी, किसकी? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की सेना और प्रशासन अभी भी मजबूत थे। और इसके साथ साथ भारत या जहां जहां भी मुगल साम्राज्य का कब्जा था, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, जहां जहां भी उसका क्षेत्र फैला हुआ था मुगल साम्राज्य का, वहां वहां की जनता में इसकी इज्जत थी, बरकरार कंटिन्यू चली आ रही थी। अभी केवल मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को पता थी, विदेशियों को पता थी कि अब इनका कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन भारत या जहां जहां भी इनका क्षेत्र था, इनका साम्राज्य था, वहां की जनता में इनका कंटिन्यू रोग चला रहा था। वहां का प्रशासन भी ठीक था और वहां का
जो इनके पास सेना थी वो भी मजबूत थी। लेकिन इसमें दो चीज थी हमारी, वो सबसे इसमें खराब रही मुगल प्रशासन में, कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा मिल गया। क्या मिल गया? बढ़ावा मिल गया कब्जा करने का, क्योंकि यही एक ऐसा शासक था जिसने थोड़ी सी आंख दिखाई और उसके बाद से बहुत आए लेकिन किसी मतलब के नहीं रहे। औरंगजेब खत्म हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस समय जो हमारा वित्तीय संकट, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। किसकी खराब हो गई? बहुत ज्यादा खराब हो गई मुगल साम्राज्य की 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय। कंटिन्यू लिखते रहें, इसे समझने की कोशिश करें। मैं इस पर कम लिख रहा हूं, मैं चाहता तो इसको नोट कर देता और आपको बता देता, लेकिन स्टोरी को समझे थोड़ा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब हुई, उसके बाद से मुगल साम्राज्य ने कोई शासक ऐसा नहीं दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला कर सके। कोशिश बहुतों ने करी लेकिन नाकाम रही। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा बढ़ता चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी या विदेशी जो भी थे या विदेशों में, उनको ये पता लग गया कि मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पे है, खत्म होना शुरू हो गया है, इनका अपना कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि प्रशासन बहुत मजबूत रहा और इनकी जो सेना थी वो अभी भी पुख्ता खड़ी हुई थी। वित्तीय संकट बहुत ज्यादा इन पर मंडरा गया, क्योंकि कब्जा किसका हो रहा था? कब्जा अंग्रेजों का हो रहा था, इन्हीं के थ्रू काम हो रहा था और अंग्रेज इन पर कब्जा बनाए हुए थे काफी, अलग से कुछ नहीं हो रहा था। तो वित्तीय संकट इन पे बनता चला गया। ठीक, भारत या जहां जहां भी इनका अपना क्षेत्र था, वहां की जो जनता थी उनकी नजर में अभी भी मुगल साम्राज्य पुख्ता स्थिति में था, कि मजबूत था, लेकिन वास्तविक स्थिति यह थी कि खत्म होने के कगार पे था। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जब इसका उत्तराधिकारी बनता है औरंगजेब का और मुगल साम्राज्य का राजा बनता है, इसके आते आते जगह जगह हिंदुस्तान में, उस टाइम तो हिंदुस्तान नहीं था, इसको उत्तरी महाद्वीप कहा जाता है, जगह जगह विरोध हो रहा था, जगह जगह दंगे हो रहे थे और जो अलग अलग थे आक्रोश से चल रही थी और वित्तीय संकट बहुत ज्यादा आ गया था। इनका उपाय किया गया, कैसे कैसे कोशिश सबने की, जो भी आता चला गया, कोशिश सबने की थी, लेकिन सक्सेस कोई नहीं रहा। ठीक है, चलिए हम आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देंगे और कल से पढ़ेंगे हम बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना, बहादुर शाह प्रथम बना, इसने मुगल साम्राज्य को संभालने के लिए क्या 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 कितने प्रयास किए, सक्सेस रहा नहीं रहा, इसका साथ किसने दिया और इसके विरोध कौन रहा, उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो समझ आई हो या नहीं समझ आई हो तो इसको दोबारा देखें। और एक चीज आप याद रखें कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, वो ये नहीं चल रहा कि ताजमहल किसने बनाया, ये ताजमहल कहां स्थित है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ताजमहल बनाया किसने, बनाया क्यों बनाया, और अगर बनाया शाहजहां ने बनाया तो शाहजहां ने ही क्यों बनाया, या आगरा में स्थित है तो आगरा में ही क्यों स्थित है। अब वो टाइम खत्म हो गया कि आपको सीधा सीधा सवाल आ गया कि हाँ बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है, बताइए लाल किला कहाँ स्थित है। इस तरह के सवाल अब नहीं बनते। अब ये है कि अगर ताजमहल है तो क्यों है, ताजमहल ही क्यों है, ताजमहल सफेद संगमरमर का क्यों बना है, क्या सफेद ही था। तो कुछ डीपली जाइए आप। तो डीपली का मतलब है कि थोड़ी पढ़िए, थोड़ी को समझिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बने रहे हमारे साथ। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा और एक एक फैक्ट आपका क्लियर होता चला गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।